चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। एलपीजी संकट के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज से सभी राज्यों को तय जरूरत से 20% अतिरिक्त गैस दी जाएगी और सरकार ने फैक्ट्रियों, होटलों और ढाबों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्यों को कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिलेंडर न मिलने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एजेंसी के बाहर प्रदर्शन हुआ और सड़क जाम कर दी गई और जमकर नारेबाजी हुई। लोगों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद भी गैस नहीं मिल रही। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लगी हैं। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें 2 से 3 दिन से सिलेंडर नहीं मिला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गैस संकट के बाद पेट्रोल और डीजल पंपों पर भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच अफवाह फैली कि ईंधन सप्लाई बंद हो सकती है, जिसके बाद लोग घबराकर पंपों पर पहुंच गए। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लंबी लाइनें देखी गईं। लोकसभा में मिडिल ईस्ट संकट का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को बताया कि उन्होंने क्षेत्र के कई देशों के नेताओं से लगातार बातचीत की है और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए इस बीच पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि युद्ध जैसे हालात के बावजूद भारत में बिजली, तेल, गैस और खाद्य जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी और सरकार हर फ्रंट पर सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है। क्रूड ऑयल संकट के बीच श्रीलंका ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है। ईंधन महंगा होने से आम लोगों पर सीधा असर पड़ा है और कुछ ही दिनों में दूसरी बार दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ गया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध का असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ऊर्जा क्षेत्र पर इस युद्ध का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है और वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। चैत्र नवरात्र के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। सरकार बड़े पैमाने पर खरीद की तैयारी कर रही है और राज्य भर में हजारों क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि किसानों को भुगतान भी समय पर सुनिश्चित किया जाएगा। वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन लिया है। 18 मकानों को नोटिस जारी किए गए हैं और 27 मार्च से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक कुल 187 भवन चिन्हित किए गए, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर देहरादून में भव्य रोड शो निकाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुले वाहन में सवार होकर जनता का अभिवादन करते नजर आए। सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी और समर्थकों ने फूल बरसाकर स्वागत किया गया। सरकार ने इसे विकास यात्रा बताते हुए अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विधायकों के निलंबन के विरोध में पार्टी ने सदन का बहिष्कार किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच माहौल काफी गर्माया रहा। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह दिल्ली के विकास को रफ्तार देने वाला बजट है। दिल्ली में मेडिकल शिक्षा को बड़ा बढ़ावा देने की तैयारी है। एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार राजधानी को मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में निवेश बढ़ा रही है। हैदराबाद में भी आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई। बीजेपी से चुनावी वादे पूरे करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए कई नेताओं को हिरासत में लिया। एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत के बीच भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नई प्रक्रिया शुरू की है। सालाना कोटे के 12 सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं को अब नई बुकिंग से पहले हेलो बीपीसीएल ऐप पर जानकारी देनी होगी और अतिरिक्त सिलेंडर के लिए वजह बतानी होगी। कंपनी का कहना है कि इससे गैस की सप्लाई सही लोगों तक पहुंचेगी। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच चांदी 25,000 रुपए से ज्यादा सस्ती हुई, जबकि सोने के दाम में 15,000 रुपए से ज्यादा की कमी आई। हरियाणा में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग पर हरियाणा सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और जांच अधिकारी को सभी रिकॉर्ड के साथ 25 मार्च को पेश होने का आदेश दिया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में नई सियासी हलचल दिखी है। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी राज्य में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ममता बनर्जी पर अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि वे हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन में मैदान में उतरेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में दिल्ली की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े संकेत मिले हैं। प्रति व्यक्ति आय 5,31,000 रुपए रहने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना ज्यादा है। वहीं जीएसडीपी 13,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म ने 4 दिनों में भारत में 400 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और दुनिया भर में कमाई 700 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव में सियासी संग्राम तेज हो गया है। खान पान का मुद्दा अब चुनावी बहस के केंद्र में आ गया है। राजनीतिक दल जनता की भावनाओं को साधने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप और जनसभाओं का दौर लगातार जारी है। तृणमूल कांग्रेस ने डिजिटल प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। सोशल मीडिया और एनिमेटेड वीडियो के जरिए मतदाताओं तक सीधी पहुंच बनाई जा रही है और पार्टी आधुनिक प्रचार माध्यमों के जरिए युवाओं और शहरी वोटरों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। नंदीग्राम में धार्मिक प्रतिमा से तोड़फोड़ की घटना के बाद सियासत गर्मा गई है। घटना के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। राजनीतिक दलों ने इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बताते हुए एक दूसरे पर निशाना साधा है। वहीं इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। AIMIM ने पश्चिम बंगाल चुनाव में नई राजनीतिक साझेदारी का ऐलान किया है। पार्टी ने क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस गठबंधन से चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव नहीं चाहती और मौजूदा नेतृत्व को ही समर्थन मिलेगा। इस बीच उन्होंने विपक्षी दलों की रणनीति पर भी सवाल उठाए। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखते हुए विरोधियों की आलोचना की और सियासी बयानबाजी से चुनावी माहौल और गर्मा गया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद रैली के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने अपने समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाया और न्याय की मांग की। वहीं मंच से दिया गया उनका संबोधन चर्चा का विषय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्ध धमाके से दहशत फैल गई। तेज विस्फोट की आवाज से आसपास के घरों के शीशे टूट गए। सूचना मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कुपवाड़ा और कुलगाम में जांच एजेंसियों और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। संदिग्ध ठिकानों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर गहन जांच की जा रही है। अजमेर में भजन संध्या कार्यक्रम के दौरान अचानक बवाल मच गया। कव्वाली को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और जमकर हंगामा किया। हालात बिगड़ते देख गायक को बीच कार्यक्रम में मंच छोड़ना पड़ा। हरिद्वार के रिहायशी इलाके में जंगली हाथी के घुस आने से अफरा तफरी मच गई। हाथी ने खेतों में घुसकर गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से यातायात ठप हो गया है और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। गाजियाबाद में पाकिस्तान जासूसी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने एक महिला जासूस को गिरफ्तार किया है जो सीधे पाकिस्तान के हैंडलर से संपर्क में थी। जंग के बीच लंदन से यहूदी समुदाय पर हमले की खबर है। इमरजेंसी सेंटर को निशाना बनाया गया और कई एम्बुलेंस में आग लगा दी गई। गांडिया एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ। एयर कनाडा का एक विमान ग्राउंड व्हीकल से टकरा गया। हादसे में कई यात्री घायल हुए और एहतियातन उड़ानों को रोक दिया गया। वहीं एयरपोर्ट प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वेस्ट बैंक में हिंसा भड़क गई है। झड़पों और आगजनी की घटनाओं के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लेबनान में भी इजरायली कार्रवाई तेज हो गई है। इजरायली फोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। रणनीतिक रूप से अहम इलाकों को निशाना बनाया गया है ताकि हथियारों और लड़ाकों की सप्लाई लाइन तोड़ी जा सके। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों पर एक साथ बड़े हमले किए हैं। इजरायली सेना ने मिलिट्री ट्रेनिंग बेस, मिसाइल स्टोरेज साइट, हथियार निर्माण केंद्र और खुफिया मुख्यालयों को निशाना बनाया। वहीं सुरक्षा ठिकानों पर जोरदार बमबारी की गई, जिससे कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर है।